हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ, यानी कि 28 एंड 29 ऑफ मार्च। सो कल और आज के न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इन केस यू आर न्यू टू ज्वाइन, तो आई वुड लाइक टू टेल यू वी डिस्कस द इंटरनेशनल एडिशंस ऑफ द हिंदू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई लोग 28 ऑफ मार्च के एडिशन से। अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसमें पार्लियामेंट ने में ऑपोजिशन ने स्लैम किया है, क्रिटिसाइज किया है सेंटर को फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूएस टैरिफ्स। बहुत बार आपने सुना होगा कि यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं जो 2 अप्रैल से इम्पोज होने वाले हैं बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर। इनमें से खास तौर पे मैक्सिमम रेसिप्रोकल टैरिफ है। तो ये होता क्या है समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाई टैरिफ क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ टैरिफ, तो टैरिफ इज अ टैक्स या कोई भी ड्यूटी जो इम्पोज की जाती है, विच इज इम्पोज बाय अ गवर्नमेंट। किन चीजों के ऊपर? लेकिन क्यों मैम फिर इसको टैरिफ बोलते हैं, टैक्स क्यों नहीं बोलते, इनकम टैक्स क्यों नहीं बोलते? बिकॉज इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, अब टैरिफ इम्पोज क्यों किया जाता है, क्या काम होता है इसका? इसका मोस्टली पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है टू रेगुलेट ट्रेड। ठीक है, मोस्टली इट इज डन टू रेगुलेट ट्रेड। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई डोमेस्टिक मार्केट को या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ये कैसे करते हैं? अब मान लो अ कंट्री लाइक जर्मनी ने कोई चीज प्रोड्यूस की, मान लो टीवीज प्रोड्यूस की। ठीक है, टीवी फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपए की इन्होंने इंडिया में बेची। अब इंडिया के मार्केट में भी अगर ये टीवी 10,000 रुपए की बिक रही है और इंडिया के खुद के प्रोड्यूसर्स जो बना रहे हैं वो टीवी भी 10,000 की है, तो यहाँ इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन मिल रहा है फ्रॉम जर्मनी की फर्म्स एज वेल। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जाएंगे जर्मनी के टीवी खरीदने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ये चीज ना शायद सिर्फ 8,000 की है, मतलब दूसरी कंट्री की इंपोर्टेड गुड इज चीपर देन आर। हो सकता है उनके पास रॉ मटेरियल जो भी हो वो इजीली अवेलेबल हो, आसानी से अवेलेबल हो या सस्ते में अवेलेबल हो। ठीक है, तो अब मान लो 8,000 की जर्मनी की टीवी है, 10,000 की इंडिया की टीवी है, तो ऑब्वियसली लोग 8,000 वाली ज्यादा खरीदेंगे। हमारे खुद के जो टीवी प्रोड्यूसर्स है उनको नुकसान होगा। तो इस चीज से भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैरिफ लगा देती है। अब मान लो कुछ परसेंटेज इस पे टैरिफ लगा दिया, मान लो गवर्नमेंट ने 5% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, इसका 5% तो खैर बहुत कम हो गया, जनरली ऐसे 20% अराउंड लगा देते हैं टैरिफ। तो मान लो 10,000 की थी, 20% टैरिफ लगा के ये 12,000 की हो गई। तो अभी भी लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे अपने खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपेयर टू बाहर की टीवीज। ठीक है, तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है टैरिफ वगैरह लगाने का इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, वो ये होता है। अच्छा, ज्यादातर टाइम टैरिफ इंपोर्टेड गुड्स पे ही लगाता है क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमारे खुद के अगेन प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, उनको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। बहुत ही कम टैरिफ लगता है एक्सपोर्ट्स वगैरह पे, जनरली आपको टैरिफ देखने को इंपोर्टेड गुड्स पर ही मिलता है। ठीक है, तीसरा ऑब्वियसली अब जर्मनी की कंपनी इंडिया के मार्केट में कुछ बेचना चाह रही है तो हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, यानी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फायदा होना चाहिए, तो अपना रेवेन्यू कमाने के लिए भी टैरिफ लगाती है टू जेनरेट रेवेन्यू खुद के लिए। ठीक है, चौथा जिस पे डोनाल्ड ट्रंप इस बार लगा रहे हैं, द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज द फोर्थ पॉइंट, ये है टू रिटेलिएट अगेंस्ट अदर कंट्रीज ट्रेड पॉलिसीज। यानी कि किसी और कंट्री ने ट्रेड पॉलिसी बनाई, मान लो किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाया है, तो अब आप रिटेलिएट करने के लिए, एक तरीके से बदला लेने के लिए उस कंट्री के गुड्स के ऊपर भी खुद टैरिफ लगाओगे। इसको ही हम बोलते हैं, इस फोर्थ पॉइंट को ही हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, इसको ही हम रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं। क्लियर है? रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब रेसिप्रोकेट करना, मतलब जैसे को तैसा, सामने वाला जैसे बिहेव कर रहा है आप भी वैसे बिहेव कर रहे हो,
तो यूएस के प्रेसिडेंट ने मैक्सिमम टैरिफ जो अनाउंस किए हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए कि सामने वाली कंट्री यूएस पे लगाती है तो यूएस भी सामने वाली कंट्री पर अब उतना ही टैरिफ लगाएगी। ठीक है, आई होप द बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब मेन खबर पे आ जाते हैं। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द टैरिफ वॉर विच इज गोइंग ऑन, जो खास तौर पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी में के ऊपर ऐसे बादल की तरह छा गया है बिकॉज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रीसेंट अनाउंसमेंट। ऑपोजिशन मेंबर्स ने राज्यसभा में थर्सडे को पूछा है सेंटर को कि क्या भाई आपका कुछ स्पेसिफिक प्लान है इस इशू से डील करने के लिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने ये इशू उठाया था ड्यूरिंग अ डिस्कशन जो कि बेसिकली अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल्स के ऊपर चल रहा था। ठीक है, सीनियर कांग्रेस एमपी एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जिन्होंने इनिशिएट किया था डिबेट ऑन बिल्स, उन्होंने सेंटर को अर्ज किया है कि भाई कंट्री का रिस्पॉन्स जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वगैरह या उनके जो स्टेटमेंट है कि अप्रैल 2 से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, इस पे हमारा क्या रिस्पॉन्स है, ये पूछते हुए सेंटर को उन्होंने बेसिकली उकसाया है। ठीक है, he said the center should discuss the issue in parliament and consult the opposition parties as well। बात पूरी कंट्री की है, पूरे कंट्री की डेमोक्रेसी भाई सिर्फ सेंटर से थोड़ी ना बनती है, ऑपोजिशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो उनका ये कहना है पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को ये बात डिस्कस करनी चाहिए और सेंटर पार्लियामेंट में डिस्कस करनी चाहिए और ऑपोजिशन का भी व्यू पॉइंट लेना चाहिए। टू कोट हिम, he has said what is the government's response, what is India's response, there has been no statement of policy, no discussion in the parliament, no consultation with the opposition parties। ठीक है, अच्छा इसके आगे एक ट्रम्प इफेक्ट की भी बात हुई थी। यहाँ पर कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है ऑफ द रीसेंट रिडक्शन इन द बेसिक कस्टम्स ड्यूटीज एंड अदर टैरिफ, एडिंग दैट these were not in response to Mr. Trump's announcement। अभी हाल ही में पिछले बार के सेशन में हमने डिस्कस किया था, हमने बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटीज हटा भी दी हैं, एग्जेम्प्ट कर दी है, जैसे कि ईवी बैटरीज के ऊपर, मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स के ऊपर, और बहुत सारी रिड्यूस भी की है। तो उसके रिस्पॉन्स में निर्मला सीतारमन का ये कहना था कि दिस हैज नथिंग टू डू विद ट्रम्प ने जो भी किया है, ऐसा नहीं है कि हम उनको प्लेकेट करने का या हम उनको बहलाने फुसलाने का ट्राई कर रहे हैं, ये एक्चुअली 2 साल से पाइपलाइन में है, ये डिस्कशंस 2 साल से चल रहे हैं, अभी बस ये लागू किए गए। मिस सीतारमन सेड दैट बाय ब्रिंगिंग डाउन द कस्टम्स ड्यूटी और बाय रिमूविंग इट कंप्लीटली, जो कि मैंने बताया ईवी बैटरीज और मोबाइल फोन कंपोनेंट्स के ऊपर कंप्लीटली कस्टम्स ड्यूटी हटा ही दिया है। द सेंटर वाज एक्चुअली हेल्पिंग स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज दैट इंपोर्ट intermediary goods or raw materials mainly for producing some goods which they in turn export। उनका ये कहना है कि भाई हम सिर्फ अपने खुद के मैन्युफैक्चरर्स के लिए चीजें आसान बना रहे, जो इन जैसे कोई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, अब इंडिया में कंपोनेंट सस्ते में अवेलेबल नहीं है, वो कहीं से इंपोर्ट करेगा, अल्टीमेटली वो इंपोर्ट करके मोबाइल फोन्स बना के एक्सपोर्ट ही करने वाला है, जो हमारे फायदे की चीज है। तो वी आर ट्राइंग टू हेल्प दैट साइड एंड इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाटएवर यूएस हैज डन। ठीक है, इसके आगे के प्रॉब्ली डिस्कशंस और क्या सेंटर इस बात पे रिप्लाई देता है वील नो इन द अपकमिंग डेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगेन टैरिफ की ही बात हो रही है। ट्रंप ने इंपोज किया है 25% टैरिफ ऑन इंपोर्टेड कार्स, अफेक्टेड एलाइज थ्रेटन रिटेलिएशन। तो जो भी इंपोर्टेड कार है अलग अलग साइजेस की, यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं। टेबल shows the shares of expenditure on imports of 8 types of cars and trucks imported into the United States। ये 2022 का डेटा है। तो जो क्वांटिटी शेयर है उसमें 36% स्मॉल कार्स आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, मिड एंड लार्ज कार्स 10% होती हैं, लग्जरी कार्स 42.5% होती हैं, स्मॉल सीयूवीज 46.8% होती हैं। इस तरीके से बाइफर्केशन है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है सारे के सारे इंपोर्टेड व्हीकल्स को। इससे दुनिया में ये ट्रेड या टैरिफ वॉर और भी ज्यादा बढ़ गया है और बहुत सारी कंट्रीज इस एक्ट को क्रिटिसाइज कर रही हैं। जो ये नया टैरिफ लगाया गया है कार्स के ऊपर और इवन लाइट ट्रक्स के ऊपर, ये अप्रैल 3 से लागू हो जाएगा। The day after Trump plans to announce reciprocal tariffs aimed at countries responsible for the bulk of US trade deficit. They come up on top of duties already introduced on steel and aluminum and on goods from Mexico, Canada and China। इनमें से बहुत सारे मेक्सिको, कनाडा और चाइना से गुड्स आते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया था, अब इनके ऊपर भी लगाया है। अच्छा, अगर हम कार्स की बात करें
तो कार्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा एंड जर्मनी, ये सब यूएस के बहुत क्लोज या करीबी माने जाते हैं, यहाँ से कार्स एंड लाइट ट्रक्स इंपोर्ट होते हैं। तो इन सब के साथ एक तरीके से यूएस ट्रेड वॉर स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लायन, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये जो मिस्टर ट्रम्प का एक्ट है, दिस इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स के लिए तो उससे भी ज्यादा बदतर है जो एक्चुअली उन कार्स को खरीदते हैं। इट इज वर्स फॉर कंज्यूमर्स। वाइल कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने बोला है इन टैरिफ्स को इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन कैनेडियन वर्कर्स, क्योंकि भाई यूएस से बहुत बड़ा अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करते थे वो यूएस को कार्स बेच के, तो डायरेक्टली कनाडा के वर्कर्स के ऊपर ये अटैक है। और ये भी बोला है कि अब सामने से ये अटैक हुआ है तो हम रिटेलिएट भी करेंगे। In his words, he has said, "We will defend our workers, we will defend our companies, we will defend our country, and we will defend it together." वहीं जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, उनका कहना है कि टोक्यो विल पुट ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल इन डीलिंग विद न्यू टैरिफ्स। मिस्टर ट्रम्प का टैरिफ को जो लेकर व्यू है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, इज बेसिकली he is trying to use it as a tool to raise awareness, to offset his promised tax cuts and to revive a long declining US industrial base. उनका ये कहना है कि भाई जो भी हमको पैसे कमाने हैं ना, पूरे बाहर के देशों से ही कमाएंगे, हम अपनी कंट्री के अंदर लोगों के लिए टैक्स काटेंगे, मतलब लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर टैक्स कम लगाएंगे, बाहर से कमाएंगे। अब बाहर से कमाने के चक्कर में probably he might end up alienating a lot of close allies which US has had for decades. Coming on to the next important news. हाँ, इस साल अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि पुतिन इज गोइंग टू विजिट इंडिया बहुत ही जल्द, ऐसा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। सो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल विजिट इंडिया दिस ईयर, ऐसा रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव का कहना है। एंड एडिंग दैट बोथ साइड्स आर मेकिंग द नेसेसरी प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग टूर। We also expressed appreciation for India का जो balanced approach रहा है towards Ukraine crisis। मैंने हमेशा बताया कि भाई ना हमने completely रशिया के साइड हुए ना completely यूक्रेन, हमने काफी balanced approach लिया है, क्योंकि although the rest of the world is criticizing Russia, but Russia has always been a very close ally for India। बहुत सारी चीजों में इंडिया का साथ सिर्फ रशिया ने दिया है बहुत सारे टाइम पे, खासतौर पे यूएन के अंदर जब भी वोटिंग वगैरह होती, तो वी आर अ क्लोज अलाइज विद रशिया। तो हमने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन किया है, जिसको अप्रिशिएट किया गया। टू कोट हिम, he has said that the relations between our countries have a long history. We can say that they have stood the test of time more than once. Today, Russia and India are developing equal cooperation based on sincere mutual respect and consideration for each other's interests. Coming on to the next important news. केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पिनाराई विजयन, उन्होंने बोला है वायनाड, जहां लास्ट ईयर ही बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड आया था, उसका पूरा रिहैबिलिटेशन जो हो रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पीपल्स यूनिटी। So Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that the ongoing rehabilitation works जो भी survivors का चल रहा है in the जो भी districts were hit by the landslide were an example of the unity of the people. He was laying the foundation stone for a township for survivors of the Elstone tea estates near Wayanad district के। Mr. Vijayan said that no natural calamity can defeat the spirit of the people. तो वहाँ all the people actually of the community have come together to work into building a new living space and community for the survivors of the landslide. इसी के साथ एक पोर्टल भी उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है wayanadtownship.kerala.gov.in, थ्रू विच जो भी स्पॉन्सर्स हैं, आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं, स्पॉन्सर्स कैन ऑफर कंट्रीब्यूशन टू द रिहैबिलिटेशन वर्क्स। रेवेन्यू मिनिस्टर मिस्टर के राजन हु प्रिसाइडेड ओवर द इवेंट, उनका ये कहना था कि कोई भी सर्वाइवर को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जो ये एफर्ट है would be to recover everything that the people have lost except some of their dear ones who were no more।
तो एज अ कम्युनिटी जो भी लोगों ने खोया है उन सब चीजों को हम वापस लेकर आएंगे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो नियर एंड डियर वंस जिनकी डेथ हो गई उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता, बट अदरवाइज दे आर गोइंग टू रिस्टोर द एंटायर कम्युनिटी लाइक इट यूज्ड टू बी. Coming on to the next one. तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन आया है फाइनली, जिसमें कोर्ट ने अलाउ किया है बचा हुआ यूनियन कार्बाइड का टॉक्सिक डिस्पोजल उठा के, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूरा टॉक्सिक वेस्ट बच गया था उसको अभी टुकड़ों में पीतमपुरा में जाके डंप किया जा रहा है. वहां पे बेसिकली लैंडफिल बहुत बड़ा खोदा गया है, उसके अंदर डंप किया जा रहा है. आफ्टर रिसर्च ये सब पाया गया कि वो अब रेडियो एक्टिविटी वहां नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है, बेसिकली पीतमपुर के लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा उसके बाद. बट लोगों ने पिटिशन फाइल की थी जिसमें उनका ये बोलना था कि भाई कहीं और का टॉक्सिक वेस्ट हमारे शहर में आके आप डंप कर रहे हो तो हमारे लिए ये नुकसानदेह है. उसी के चलते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने थर्सडे को एक दे हैव गिवन देयर अप्रूवल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग एन अश्योरेंस जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी है कि 40 साल पुराना टॉक्सिक वेस्ट जो भोपाल की फैक्ट्री में अभी भी था वो 72 डेज के अंडर एक प्राइवेट फैसिलिटी बिल्ड की गई है पीतमपुर में, वहां पे डंप की जाएगी. इसके लिए एक डिवीजन बेंच यानी कि 2 जज बेंच बैठी थी, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कायत एंड जस्टिस विवेक जैन के. दे केम आफ्टर द स्टेट अथॉरिटीज सबमिटेड एन एफिडेविट विथ रिपोर्ट्स ऑफ incarnation of 30 tons of waste in 3 trial runs conducted in the past 1 month. Stating that the trial runs had been successful and the state authorities said the remaining 300 टन जो वेस्ट बचा हुआ है इसको भी काफी फीड रेट पर डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है एट 270 kgs पर आवर अंडर ऑब्वियसली पूरा जो सुपरविजन करने वाला है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करने वाली है. तो उन्होंने बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च के साथ रिपोर्ट प्रेजेंट की है जिसमें ये बताया गया है कि दिस टॉक्सिक वेस्ट हैज नो टॉक्सिसिटी एनीमोर. उसके बाद ही ये डंपिंग प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है अरुणाचल प्रदेश में. ट्राई सर्विस मतलब यहाँ हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया था. तो आर्मी ने कंडक्ट किया ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज. इसका नाम है प्रचंड प्रहार. नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाई ऑल्टीट्यूड एक्सरसाइज है, ये 2-3 दिन के लिए किया था 25 से 27 मार्च अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट. जो ये एक्सरसाइज है इसका एम था एट वैलिडेटिंग अ फुली इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सर्विलियंस, कमांड एंड कंट्रोल एंड प्रिसिशन फायर पावर अक्रॉस द 3 सर्विसेज. कि भाई कल को जरूरत पड़े तो तीनों सर्विसेज साथ में मिलके काम कर सकती हैं, इसलिए एक्सरसाइजेस करते रहते हैं. इसका नाम है प्रचंड प्रहार. Coming on to the next one. अच्छा, हाल ही में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बोला वेंसडे को कि एक प्रपोजल जो यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस के तरफ से आया है फॉर पॉसिबल डिप्लॉयमेंट इन यूक्रेन, ये बेसिकली इट इज इन कीपिंग विद एन इवेंचुअल पीस डील, कुड रिस्पॉन्ड टू अ रशियन अटैक इफ मॉस्को लॉन्च्ड वन. सो मिस्टर मैक्रोन ने बात करते हुए बेसिकली ये बताया आफ्टर टॉक्स विद यूक्रेन के प्रेसिडेंट अहेड ऑफ अ समिट जो पेरिस में होने वाली है ऑफ सम 30 नेशंस ऑन थर्सडे that will discuss the proposed force for Ukraine that Mr. Macron suggested could be deployed in important towns and elsewhere. क्योंकि पीस ट्रीटी कोई साइन नहीं हो सक रही है बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू देम वट एवर रशिया इज डूइंग, इसलिए बेसिकली इनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फोर्सेस भी अपनी कंट्री के फोर्सेस यूक्रेन में डिप्लॉय कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इजराइल ने हाल ही में एक लॉ पास किया है जिसमें अब जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या जजेस को अपॉइंट किया जाएगा उसमें पॉलिटिकल कंट्रोल आ पाएगा. मतलब जुडिशरी इजराइल की इज नो मोर इंडिपेंडेंट. इजराइल के पार्लियामेंट ने थर्सडे को एक लॉ पास किया है एक्सपैंड करते हुए
इलेक्टेड ऑफिशियल्स का पावर टू अपॉइंट जजेस, डिफाइंग अ ईयर लॉन्ग मूवमेंट जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू के अगेंस्ट चल रहा था कोर्ट्स में। तो बेसिकली अब सब कुछ पॉलिटिक्स के अंडर ही आ चुका है। कोर्ट्स में भी वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट रिपोर्ट्स, पिटिशंस वगैरह फाइल नहीं की जा सकती। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्दी एंड सिविलाइज सोसाइटी। ये बात आई कहां से? सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला है कि फंडामेंटल राइट जो हमको दी गई है टू फ्री स्पीच, थ्रू पोएट्री हो जाए, थिएटर हो, स्टैंड अप कॉमेडी एंड सटायर, दिस मस्ट बी चेरिश्ड। As it caused a criminal case accusing Congress member of Parliament Imran Pratap Gandhi of inciting discord through his poem on suffering injustice with love. तो उन्होंने एक पोएम सुनाई थी जिसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल की गई थी, उसको क्वॉश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। जजमेंट वाज आल्सो बेस्ड ऑन एन अपील फाइल्ड बाय मिस्टर प्रताप गांधी अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस बाय द गुजरात पुलिस सेक्शन 196 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अगेंस्ट। उनका ये कहना था कि 75 years into our republic, we cannot be seen to be so shaky on our fundamentals that a mere recital of a poem, or for that matter, any form of art or entertainment such as stand-up comedy, can be alleged to lead to animosity or hatred amongst different communities. कि भाई हमको 75 साल हो चुके हैं, अब इतना कमजोर हमारी फाउंडेशन नहीं दिखनी चाहिए दुनिया को कि एक पोइट्री बोलने से या एक स्टैंड अप कॉमेडी करने से पूरी हमारी फाउंडेशन या नींव हिल जाती है। और कम्युनिटीज के बीच में आप भड़का सकते हो कम्युनिटीज को सिर्फ एक पोएम बोल के, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ सिमिलर ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। सो मद्रास हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इन अ केस बुक्ड अगेंस्ट हिम बाय द खार पुलिस मुंबई में, क्योंकि इन्होंने कुछ स्लैंडरस कमेंट्स किए थे अगेंस्ट द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज एकनाथ शिंदे, इन हिज कॉमेडी शो जिसका नाम था नया भारत। यहाँ पे जस्टिस सुंदर मोहन ने ऑर्डर देते हुए बोला ऑर्डर देते हुए बोला कि उनकी जो इंटरिम बेल की पिटिशन है उसको माना जाता है एंड इन द मीनवाइल ही हैज बीन गिवन प्रोटेक्शन एज वेल फ्रॉम अरेस्ट। So a massive earthquake has killed 144 people in Myanmar and 8 in Thailand, and जनता is seeking foreign help. A huge earthquake हाल ही में म्यांमार में आया था जिसमें 150 people were killed, more than in fact अभी official number नहीं है, and injuring hundreds and dozens. इसका magnitude अगर देखा जाए तो it was around 7.7 magnitude tremor which hit the northwest city of Sangyang in central Myanmar. The quake flattened buildings, downed bridges and cracked roads across swaths of Myanmar and even demolished एक 30 मंजिला skyscraper under construction जो कि कुछ बैंकॉक से 100 किलोमीटर दूर थी। यहाँ देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी मास कैजुअलिटी है। India is one of the first responders, so there is a very high chance कि Indian government is already working towards responding to this kind of a calamity and trying to help the people of Myanmar as well as Thailand. So भाई लोग, this is all that is important for the past 2 days. Next हम मिलेंगे मंडे को, जो अब हम डिस्कस करेंगे कि संडे और मंडे को क्या क्या हुआ। So with that, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again on Monday. This is Vishishta.